नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खनन माफिया लील गया 150 फीट का भलुहा पहाड़। मौसम के बदलाव से किसानों की बढ़ी चिंता, सूखे की कगार पर विंध्य। अवैध अतिक्रमण को लेकर सिरमौर तहसील के मदरी गांव के निवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और कल मनाया जाएगा हर छठ का त्यौहार। पूजा की तैयारी में महिलाएं व्यस्त, पूजन सामग्री से सजा बाजार। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। सिरमौर तहसील अंतर्गत मदरी गांव के निवासियों ने आज एक बार फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। सिरमौर तहसील अंतर्गत एक गांव है मदरी, जहां सड़क के लिए छोड़े गए रास्ते को वसंत प्रताप सिंह, पिता सत्य प्रताप सिंह जो कि पूर्वा के रहने वाले, उनके द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसी रास्ते से जानवर भी जंगल चरने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अवैध मकान बनाकर रास्ता बंद कर दिया। इसका मामला अदालत में भी विचाराधीन था, जिसका निर्णय भी ग्रामवासियों के पक्ष में आया, लेकिन अतिक्रमणकर्ता ने अदालत के आदेश को भी अनदेखा कर दिया। इस संबंध में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। लोग ग्राम पंचायत मदरी से आए हैं। हम लोग अतिक्रमण से पीड़ित हैं। आराजी नंबर 5 में वसंत प्रताप सिंह पेशे से वकील हैं, जो 19/12/2004 में एक बार शासन प्रशासन के द्वारा उस आम रास्ते को मुक्त कराया गया था। लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग, जब सारी जनता अपने घर के अंदर कैद थी, तब वो मौका उठा करके वहाँ पर पूरी आम रास्ता आराजी नंबर 5 की बंद कर दिए हैं। जो आराजी नंबर 5 की आम रास्ता है, उससे 5-6 गाँव के मवेशी जंगल जाते हैं। उनके नाम वहाँ पर एक ढितमी जमीन नहीं है। वो झूठा फर्जी जो है दस्तावेज तैयार करके तहसीलदार का और अपने नाम झूठा पट्टा गांव में दिखाते हैं कि मैं भूमि स्वामी हूं, लेकिन उनके नाम एक ढितमी जमीन नहीं है। पेशे से वकील हैं, लोगों को कानून में फंसाने का भय देते हैं। हमेशा हम लोगों को आए दिन प्रताड़ित करते हैं। हम लोग कई बार कलेक्टर के यहाँ आकर के ज्ञापन दिए हैं, और ज्ञापन के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज काफ़ी 20-25 की तादाद में गाँव से आए हैं, कई दिन आ चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। हम लोग काफ़ी व्यथित हैं। गांव के कहां से मवेशी लेकर के जंगल जाएं? 5-6 गांव की आम रास्ता है। एक बार जब उसको गिराया गया, उस पर किस आधार से कलेक्टर साहब और एसडीएम सिरमौर जो है उसको गिरा दिए थे। आज उसी जमीन को, उसी आराजी में वो बहुमंजिला मकान निर्मित कर लिए हैं। जहीं जाते हैं वहीं हम लोगों को धुतकार मिलती है। कहते हैं कि उस पर अभी इससे की कार्रवाई चल रही है, अभी ये कार्रवाई चल रही है, अभी वो कार्रवाई चल रही है। जब शासन की आम रास्ता की भूमि है, उसमें कलेक्टर साहब स्वयं चले और कमिश्नर साहब चले, यहाँ के शासन के अधिकारी लोग चले और देख लें। अगर वो आम रास्ते की भूमि नहीं है तो हम लोग अनशन प्रदर्शन छोड़ देंगे, नहीं तो अनवरत आमरण अंतर में अब हम लोग बैठने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उस जमीन में एक बार गोली चल चुकी है। काफ़ी वो सरहंग व्यक्ति हैं। हम लोगों को आए दिन प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। हम लोग सदैव कलेक्टर के दरबार में आते हैं, कलेक्टर के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, शासन प्रशासन के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों का ये है, या तो हम लोगों को यही कलेक्ट्रेट में गोली से भून दिया जाए, या कि वहाँ उसके गोली से भून जाए। इसके अलावा अब दूसरी रास्ता नहीं है। अब हम लोग काफ़ी पीड़ित होकर के अब फिर से गांव से आए हैं। अब जो कलेक्टर साहब की आज्ञा हो वो करें, अगर शासन प्रशासन उसको तत्काल हटवाए। नहीं, हम लोग अब अनशन से जाने वाले नहीं हैं। आज हम लोग अनवरत अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। ये मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हुए हैं। हाँ, ये इस तारीख को उन्होंने 19/8/2025 को गुरुप्रसाद के साथ मारपीट की है। वसंत सिंह के घर के लड़के बच्चे, और एक रास्ता रोकते हैं। जो कोई यहाँ शिकायत करने आता है कलेक्ट्रेट में, उसको मारपीट करने के लिए आमादा होते हैं। ये हमारी शासन प्रशासन पे रिक्वेस्ट, निवेदन और सार्वजनिक गुहार है। थानागढ़ है, ग्राम मदरी है, और भटवा की वो बाजारू बहुमूल्य कीमती जमीन है, वो मदरी की जमीन है। बहुमूल्य कीमती वो जमीन है, जिस पर उन्होंने काफी पूरे रास्ते को बंद करके रास्ता बाधित कर। विवेक गौतम के समर्थन में वेदांती महाराज ने जनसमूह को संबोधित किया। विवेक गौतम के समर्थन में वेदांती महाराज ने जनसमूह को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अब प्रत्याशियों की दावेदारी विभिन्न तरीकों के माध्यम से सामने आने लगी है। हाल ही में विवेक गौतम ने अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए यात्रियों को भेजकर इसकी शुरुआत की थी। इसी कड़ी में वेदांती महाराज ने उनके समर्थन में कहा कि विवेक गौतम ने भगवान राम की सेवा कर एक अच्छा काम किया है, जिसके लिए भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस दौरान वेदांती महाराज का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान वेदांती महाराज ने विवेक गौतम का समर्थन करते हुए जनसभा को संबोधित किया। वहीं आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद विवेक गौतम ने भी उपस्थित समर्थकों को संबोधित किया। पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य। लेकिन हम अयोध्या के बारे में, जिसके निर्माता अखिल भूमंडल के प्रथम प्रणेता और उसके माध्यम से 2020 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2020 में 5 अगस्त के दिन अयोध्या में आकर भूमि पूजन शिलान्यास किया और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया।
और गर्भगृह तैयार हो गया है, गर्भगृह तैयार है। अब उसके ऊपर जो प्रथम तल बनने वाला है और इसके बाद उसका भी काम शुरू हो गया। प्रार्थना करता हूं हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि विवेक गौतम की मनोकामना की पूर्ति आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सदा रहो पुर आबद जाता। इसी प्रकार अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए आप लोग आते रहें। मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि रीवा से आप लोग आकर हर छठ की तैयारी को लेकर बाजार सज गया है। पूजन सामग्री और आवश्यक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, जिसे लेने के लिए आज अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हर छठ की तैयारी को लेकर बाजार सज गया है। पूजन सामग्री और आवश्यक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, जिसे लेने के लिए आज अच्छी खासी भीड़ बाजार में देखने को मिली। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हर छठ व्रत रखा जाता है। इस साल उदया तिथि के अनुसार हर छठ व्रत 6 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। इस ललई छठ, हर छठ, पिन्नी छठ, खमर छठ या ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर छठ व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से संतानों को संकट से मुक्ति मिलती है। हमारे बघेलखंड में भी हर छठ पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं महुआ या कंजी के पेड़ की डाली दातून स्नान करके व्रत रखती हैं। महिलाएं चौकी पर गणेश गौरी कलश रखकर हर छठ या हर खश देवी का मूर्ति की पूजा करती हैं। इस पूजन सामग्री में बिना हल से जुते हुए ज़मीन में उगे चावल, जिसे बघेलखंड में फसई का चावल भी कहते हैं। इसके अलावा महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही, घी रखते हैं। साथ ही बच्चों के खिलौने भी रखे जाते हैं। इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसमें स्थापना की जाती है और फिर महिलाएं उसकी परिक्रमा कर पूजन करती हैं। पहले ये सामूहिक रूप के साथ गाँव में या शहरों में एक जगह मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब इसका स्वरूप बदल चुका है। अब ये 1 या 2 घर की औरतों तक ही सीमित रह चुका है। समय के बदलते माहौल के बावजूद भी आज भी पूरे हर्षोल्लास और आस्था के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। हर छठ त्यौहार के चलते आज रीवा बाजार सजा रहा। मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़, चावल के दाने, महुआ के पत्ते, दातून, डलिया सहित अन्य पूजन सामग्री खरीदने लोगों की भीड़ बाजार में देखी गई। हर छठ त्यौहार की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं भी रखी गई थी। हर छठ त्यौहार को लेकर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल ने इसके पूजन विधि और महत्व को जानकारी देते हुए बताया। हल छठ जो त्यौहार है, ये जो है बलराम जी से जो है जुड़ा हुआ त्यौहार है। भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम थे और ये शेषनाग के अवतार थे, इनको लेकर जो है हर छठ व्रत जो है किया जाता है। इसमें बिना जुता बोआ जो है खाना को जो है महिलाएं खाती हैं और साथ में जो है महिलाएं जो है जो पुत्रवती महिलाएं हैं वही इस व्रत को करती हैं। महुए की मुखारी और महुए का इसमें सेवन किया जाता है और साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए जो लोग करना चाहती हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी हर छठ पूजा और हर छठ व्रत का प्रधान है। और इसमें हल की पूजा होती है, हल और मूसर की पूजा की जाती है और बलराम जी की पूजा इसमें अनिवार्य है। हल छठ माता की पूजा की जाती है और पड़वा, जिसका भैंस का पड़वा हो उसका जो है उसके दूध से दही आदि का सेवन करके जो है ये निर्जला व्रत को ऐसे किया जाता है। और चंद्रमा उदय होने के बाद, चंद्रमा दर्शन के बाद जो है ये इस व्रत को जो है तोड़ा जाता है। तो हल छठ व्रत का यही शास्त्रीय जो है प्रावधान है और इसी के अनुसार जो है महिलाओं को हर छठ व्रत को मनाना चाहिए। जिले के रायपुर करचुलियान तहसील क्षेत्र अंतर्गत रामनई में 150 फीट के भलुहा पहाड़ को खनिज माफिया हजम कर गए और शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार खनिज विभाग, कलेक्ट्रेट कार्यालय और मुख्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई, मगर इन विभागों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। रीवा के रायपुर करचुलियान तहसील में स्थित तकरीबन 32 एकड़ के भूभाग में फैले 150 फीट ऊंचे पहाड़ को ही खनिज माफियाओं ने अवैध उत्खनन कर पहाड़ का अस्तित्व खत्म कर दिया। इन खनिज माफियाओं ने अवैध तरीके से पहाड़ के समीप ही स्टोन क्रशर संचालित किया और बिना परमिशन के खनन प्रक्रिया शुरू की।
बताया गया है कि साल 2004 से ही खनिज माफियाओं की नज़र इस पहाड़ पर टिकी हुई थी और उसी दौरान इन खनिज माफियाओं ने पहाड़ पर अवैध उत्खनन की प्रक्रिया शुरू की और खनिज माफिया दिन रात पहाड़ से अवैध पत्थर खनन करते रहा। माने ये सब प्रशासनिक अधिकारी की देख रेख और सरपरस्ती में हो रहा था। दरअसल अनुपम कुमार पटेल ने मामले की जांच के लिए पिटीशन दायर कर दी थी, जिसके बाद भोपाल नियंत्रण बोर्ड को एक पत्र लिखा। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद आज एनजीटी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 5 सदस्यीय टीम रीवा के रायपुर करचिलियान स्थित भलुआ पहाड़ पहुंची। टीम ने जांच शुरू करते हुए पंचनामा कार्रवाई कर स्थानीय लोगों के साथ मौके पर ही उपस्थित शिकायतकर्ता के बयान लिए। जांच के दौरान टीम को पहाड़ के समीप लगे स्टोन क्रशर बंद मिले, जिसके बाद जांच टीम ने शिकायतकर्ता अनुपम पटेल से सरकारी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन जांच और कार्रवाई से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जो पाया है वो तथ्य हमने देखना है। अच्छा, अभी आप लोगों ने जांच कुछ नहीं किया है? जांच के हम तो देखना है, उसके बाद में हम पेपर देख के शिकायत हुई थी क्या जांच के लिए? शिकायत हुई थी, जैसे आप देखने हैं तो कोई शिकायत नहीं होगी? उन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत करी है, उसके बेस पे कमेटी बनी है, कमेटी देख रहे हैं बस। सर क्या देखा वही मैं जानना चाहता हूँ, आपने क्या देखा? बस 2 लाइन में हम पेपर वो वेरीफाई करेंगे ना। सर ये कौन सी टीम है, कहाँ से आई? ये ग्रीन ट्रिब्यूनल को उनको पता है, अपने अनुपम जी को। क्या कुछ मिला सर जांच में? मैं मदन लाल साकेत, ग्राम पंचायत भलुआ का, मैं पुश्तैनी निवासी। यहाँ पे भी जांच टीम आई थी? हाँ, यहाँ जांच टीम आई थी। भाई ये उत्खनन के लिए पूछताछ कर रही थी, तो वास्तविकता में ये बहुत गलत तरीके से हुआ है। इसे परंपरा माने जो कहते हैं कि एक धरोहर थी हम लोगों के बीच में, और लोग यहाँ के बहुत लोग देखने आते थे, पर इसको बिखरा दिए, खन के गड्ढा कर दिए। मतलब हम लोगों को निवासरत भी करना मुश्किल हो रहा है। कौन लोगों ने उत्खनन किया है? भाई यहाँ का जो भू माफिया जो क्रशर लगाए हैं, जो लोग हैं फर्जी लीज बनवा कर ग्रामीणों से शिकायत किया, तो ये कहते हैं कि हम लीज बनवाए हैं, है ना। कितना ऊंचा पहाड़ रहा होगा? ये मान चले कि 150 फुट ऊंचाई रही होगी जमीन लेवल से, उस रोड से। बहुत खन दिया गया, बचा कितना है वो उधर से देखें तो मान लीजिए मुश्किल से 20-25 फुट बचा होगा। होगी जांच टीम पूछी कि ये कब से हुआ, किसने खाना, तो हमने कहा तो भाई जानकारी हमारे नॉलेज में नहीं, किसने खाना। पे गाँव कुछ लोग गांव के भी खाने, बहुत सारे आवेदन दिए, गांव के लोग कलेक्टर के यहाँ गए, तमाम लोगों के अपना खनिज कार्यालय भी गए, पर चूंकि सबको श्रेय मिल जाता था, ये लोग पैसा पहुँचा देते थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। अब बरिया के रुका है, इसका हम ये अवैध उत्खनन के लिए आई हुई थी। यहाँ पे अवैध उत्खनन 2004 के बाद से निरंतर चालू था, और क्रशर संचालक का 2011 के बाद से कोई वैध रिकॉर्ड नहीं थे, लीज भी नहीं थी, और इसी अवैध उत्खनन के मत्थे उनका व्यापार फल फूल रहा था। तो हमने इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पे की, स्थानीय कर्मचारियों ने सुनी नहीं, बोले कि नहीं हो रहा है, वो बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद हमने याचिका लगाई। याचिका के दौरान टीम गठित करके इसका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में अधिकारी आए हुए हैं, वो सारी जांच कर रहे हैं, और इसमें सबकी मिली भगत है, चाहे प्रदूषण विभाग हो, चाहे माइनिंग विभाग हो। क्रशर अभी 1-2 महीने पहले बंद हुआ, उस क्रशर की बिंग्स कटवा ली गई, तो सीज क्रशर को क्षति विक्षत किया गया। ये सारे लीपा पोती माइनिंग ऑफिसर के थ्रू चल रही हैं। किस तरह का उत्खनन किया गया है? ये पूरा पहाड़ 190 फीट का था, आज दिख ही रहा है कि कितना बचा हुआ है। शासन को कितनी की क्षति पहुंचाई गई है? कितनी? कम से कम 15 से 20 करोड़ की। अभी जांच टीम आई थी, क्या कहा? जांच टीम कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बोलती है बाद में बात करेंगे। मीडिया से भी भाग रही है? हाँ, भाग रही है। आप लोग भी जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं दे रही। शिकायत आपने दिल्ली में करी, क्या जिला के प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे थे? नहीं किए, ना तो माइनिंग ने किया, ना तो प्रदूषण ने किया। अभी तो और अभी इनके मामले हैं, और सामने हमने 2-3 बार की, कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई। क्या कहते थे? कहते थे कि अरे नहीं हो रहा है, सब ऐसी बात है, हो कहीं तो बताओ। तो अब जहाँ था वो हमने बताया, अब अधिकारी लेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।
पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2-year फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा जिले में लगातार आ रहे मौसम बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय मौसम में कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश होने लगती है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश की कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी है। मेरा नाम मंजू शुक्ला है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में पदस्थ हूँ। हम लोग मौसम की जानकारी हर मंगलवार और शुक्रवार यहाँ से जारी करते हैं, और मैं यहाँ पे एग्रोमेट ऑब्जर्वर के रूप में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने रीवा ज़िले में जो बारिश है वो फ़िलहाल सही ढंग से नहीं चल पा रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी अगस्त तक में जो टोटल, आज की डेट में जो टोटल रेनफॉल होनी चाहिए अपने रीवा ज़िले में 746.2 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो वर्षा हो पाई है, जो हमारे पास औसत डाटा है, 556.8 mm तक बारिश अभी तक रीवा ज़िले में हो चुकी है। और अगर आज की डेट तक माने तो 25% डेफिसिएट चल रहा है, मतलब 25% जो है वो बारिश जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है, तो 25% डेफिसिएट चल रहा है। और वैसे अगर औसत वर्षा देखी जाए कि अपने रीवा ज़िले का टोटल रेनफॉल कितना होना चाहिए, तो 1044 mm रेनफॉल होनी चाहिए, जिसमें से अभी तक में 556.8 mm तक वर्षा हो पाई है अपने यहाँ पे। अब हम आगे की मौसम की बात करते हैं कि आज के बाद से अगले मौसम क्या रहेगा। तो आज के बाद से देखिए 4 तारीख तक तो बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। 5 से मौसम थोड़ा बन रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और फिर हम जो हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार को एडवाइजरी जारी करते हैं, तो उस पर जब हमारे पास मौसम की जानकारी वैल्यू एडिट होके आती है, तब हम ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं कि अगले 10 दिन तक मौसम कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल अभी 4 तारीख तक तो बारिश नहीं है, 5 से थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो फिलहाल मौसम की जानकारी फिलहाल अभी रीवा जिले की हमारे पास यही है। जो खेती करने वाले किसान हैं, बारिश कम हो रही है तो उनको किस तरह का दिक्कतों का सामना करना? उनको दिक्कत ये हो रहा होगा कि जैसे कि अभी हम लोग गांव में सर्वे करने गए थे, तो हमको पता चला कि क्या हुआ, जिसने तिली लगाया था और बीच में थोड़ा बारिश 2-3 दिन ज़्यादा हो गई, हैवी रेनफॉल हो गया, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि उनका जो तिली था वो पूरा गल गया। और अभी धान में देख रहे हैं कि अगर किसान के पास पानी की सुविधा है तो अगर वो पानी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस किसान के पास पानी की सुविधा नहीं है तो उसको जो बारिश पे पूरी तरह डिपेंड है, तो उसकी धान हम अभी गए थे तो हम देख रहे हैं कि बीच बीच में पीली पड़ जा रही है धान। तो देखिए, अभी अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप खेत में पानी भरिए, क्योंकि धान को पानी की आवश्यकता है, क्योंकि 10-15 दिन से अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिसके कारण से मिट्टी भी एकदम सख्त हो चुकी है ऊपर की। तो कोशिश यही करें कि आपके पास अगर पानी की सुविधा है तो पानी डलवाएं। और अभी हमने ये भी देखा कि जैसे लोगों ने सोयाबीन लगाया है, उड़द मूंग लगाया है, तो कहीं ना कहीं कीड़े दिखाई दे रहे हैं पौधों में। तो आप यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के जो भी आपके पास खेत में कोई बीमारी है या कोई कीट लग रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो आप यहाँ पे के वैज्ञानिकों से आके संपर्क करें और उनसे जानकारी लें कि आप अभी कि आपकी फसल में कौन सी दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। इस्कॉन रीवा द्वारा बृहद स्तर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज आयोजकों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ रीवा द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बृहद रूप से कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला ये आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। आयोजन के संबंध में आज आयोजन समिति ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह आयोजन 3 दिन तक किया जाएगा। 5 सितंबर को भक्तों द्वारा शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी और 7 सितंबर को मुख्य आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भजन संध्या सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी कार्यक्रम इस बार का है, जिसमें 5 तारीख को शोभा यात्रा होगी वृहद स्तर पर और 7 तारीख को राज कपूर ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा। इस बार का कार्यक्रम अन्य वर्षों की तुलना में काफ़ी वृहद है और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में इस्कॉन रीवा हेड उपस्थित है। मैं चाहता हूँ वो प्रेस को एड्रेस करें। हमारा कार्यक्रम 5 तारीख को शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 7 के लगभग विदेशी भक्त भी सम्मिलित होंगे, जो यूक्रेन से, रसिया से, नाइजीरिया से और अमेरिका से आए हुए हैं। और ये प्रोग्राम में पूरी तरह से कीर्तन और नाच गाने का कार्यक्रम रहेगा, जो कि सिरमौर चौराहे से चालू होकर के कला मंदिर अमहिया होते हुए, सिविल प्लाजा होते हुए मानस भवन तक जाएगी यात्रा। यह दोपहर 3 बजे से चालू होकर के लगभग 8 बजे तक कार्यक्रम होगा और आखिरी में प्रोग्राम के सभी भक्तों के लिए प्रसाद सम्मिलित है। पूरे रास्ते में उनका स्वागत होगा, भगवान का जगह जगह पर स्वागत किए जाएंगे। और 7 तारीख के कार्यक्रम को रूपरेखा इस तरह से दी गई है कि दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक पूरा जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाएगा, जिसमें 2 बार भगवान का अभिषेक होगा। एक बार बृहद अभिषेक होगा जो रात्रि के समय में होगा, पुष्प अभिषेक होगा। एक इंडस्ट्री की ड्रामा टीम है, फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए लोग हैं, जिनके द्वारा एक अभिनय नाट्य प्रस्तुत किया जाएगा। वेदांता पब्लिक स्कूल के द्वारा भी एक डांस और कुछ कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस तरह से कई प्रोग्राम हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स है स्कूल के बच्चों के द्वारा और ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों के द्वारा ड्रामा, इस्कॉन के बच्चों के द्वारा ड्रामा और वृंदावन की स्टाइल में अभिषेक। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है मुख्य रूप से प्राणेश्वर पोजी, जो इस्कॉन MP के रीजनल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पास आएंगे, जिनके द्वारा भागवत कथा का कार्यक्रम होगा। इस तरह से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी? ये सिरमौर चौराहे से स्टार्ट होगी और अमहिया, कला मंदिर, सिविल प्लाजा होते हुए मानस भवन के पास तक जाएगी। शोभा यात्रा में लगभग 1000 भक्तों के सम्मिलित होने की उम्मीद है। देश के बाहर कितने लोग आ रहे हैं? देश के बाहर से 7 भक्त आ रहे हैं और रीवा के बाहर से, जो MP के बाहर से इंटरनेशनल लेवल के भी लगभग 10 लोग आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो कि बाहर से भक्त हैं, अलग अलग शहरों से भक्त आए हुए, उनकी संख्या 30 है। शोभा यात्रा के दिन, जन्माष्टमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जैसे कि श्लोका उच्चारण और कुछ नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य है, सांस्कृतिक ड्रामा प्रोग्राम है। इस तरह के कार्यक्रम कहाँ है कार्यक्रम? ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। इस कार्यक्रम में साधु संतों के मठों से भी कुछ लोग सम्मिलित हो गए या फिर ऐसे ही? साधु संतों के मठों से और से तो अभी तक इनको सम्मिलित करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन अन्य कई अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे राम दरबार समिति और राम रक्षा समिति, इस तरह की समितियां, बजरंग दल, इसमें सभी को सम्मिलित होने के लिए इनवाइट किया गया है। अलग अलग कार्यक्रम हर बार होते थे, सिटी प्लाजा में अलग कार्यक्रम होता था, जी जी, या इस बार भी अलग अलग होगी, सब एक ग्रुप की करेंगे?
हम लोग तो चाहते हैं कि सभी कोई सम्मिलित होकर करें, लेकिन पहली बार इस तरह विश्व स्तरीय हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये एक समाज को एक हम लोग निर्देशन दे रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रोग्राम, कृष्ण भक्ति से संबंधित जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है किस तरह से होना चाहिए। इसके बाद हम लोग की यह संभावना हम लोग मानते हैं, यह अपेक्षा रखते हैं कि लोगों की नज़र में जाएगा किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाना चाहिए। फिर उसको देख करके लोग चाहे तो हमसे सम्मिलित भी हो सकते हैं। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। प्रभुपाद जी ने हमारे एक ऐसा घर बनाया जिससे पूरी दुनिया रह सकती है, सारी संस्थाएं इसमें सम्मिलित हो सकती है। हांडी फोड़ का कार्यक्रम तो हम लोग के अलग से नहीं है, लेकिन आपके सिविल प्लाजा में मनाया जाता है पहले से, तो अगर उसको रूपरेखा हम लोग साथ मैच हुई तो हम लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जन्माष्टमी तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्या ऐसा अलग है कि लोगों का रुझान बढ़ेगा? जन्माष्टमी तो हर साल मनाया जाता है घरों में और अपनी अपनी लोक रीतियों के अनुसार जन्माष्टमी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जन्माष्टमी त्यौहार है वृंदावन का। जिस तरह से वृंदावन में जन्माष्टमी मनाई जाए उसी तरह से पूरे संसार में जन्माष्टमी का आयोजन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि लोग अपने अपने इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने सामाजिक स्तर के अनुसार, अपने पूर्वजों के अनुसार या कि लोगों को देख देख के अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी का आयोजन करते हैं। उसमें से जो पौराणिक जो विधियाँ होती हैं लुप्त हो जाती हैं। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो पौराणिक रीति से जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, जिस मंत्रों के साथ भगवान को आवाहन करना चाहिए। जैसे हम लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम में एक दिन पहले भगवान को आवाहन करेंगे, एक दिन पहले भगवान को पूरे उत्सव का आवाहन करेंगे शाम को मंत्रों के द्वारा। फिर उसके बाद मंत्रों के द्वारा ही भगवान की स्थापना होगी, मंत्रों के द्वारा ही उनका अभिषेक होगा, मंत्रों के द्वारा उनको गाय की पूंछ के द्वारा चंदन से स्नान करवाया जाएगा, पुष्पों से स्नान करवाया जाएगा, फलों के रस से स्नान करवाया जाएगा। तो ये सारी विधियाँ डिटेल में हैं जिनको व्यक्ति को अपनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लोग अपने काम चलाऊ करते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि यहाँ पास लोग आएँ और जिस तरह से भगवान का वास्तविक जन्मदिन होना चाहिए वो वास्तविक जन्मदिन आपने बताया कि देश विदेश से लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, मेन आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? विदेशी भी है इसमें, जैसे आपने बोला कि विदेशी भक्त भी आ रहे हैं। हम लोग विदेशी भक्तों को बुलाए हैं, यूक्रेन के हैं, रशिया के हैं, नाइजीरिया के, अमेरिका के हैं, लगभग 7 भक्त आ रहे हैं और इसमें सम्मिलित होकर के वो बहुत ही सुंदर नृत्य और गान का कार्यक्रम करेंगे। अगर आपने अलग अलग नेट के चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से इस तरह से भक्त लोग, विदेशी भक्त नाचते हैं, तो रीवा में हो सकता है, हमें संभावना बहुत कम लगती है कि अभी लोगों ने यहाँ सड़कों में विदेशियों को नाचते और गाते हुए देखा होगा। तो अभी हमें लाइव देखने का मौका है। अभी तो हम लोगों ने, सभी भक्तों ने, रीवा वासियों ने यूट्यूब में और नेट में देखा है, अब उसको लाइव देखने का अवसर है, तो इसके अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए सभी भक्त। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।